नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में शामिल जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन तथा नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पोषण क्या है। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। यह दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी हैं। जैसे कि हरे पौधे, तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये स्वपोषी हो गया। इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में? तो एक तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा पानी। तो इन तीन चीज़ की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग करके ये ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम इसके महत्वपूर्ण घटक देख लेते हैं। तो पहला है क्लोरोफिल। यह हरे रंग का द्रव्य होता है जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा है पर्णहरित यानी क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये दोनों चीज़ को आप याद रख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परपोषी क्या होता है। तो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ये अपने भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। तो इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे मृत जीवी, यानी ये सड़े गले या मृत पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि कवक हो गया, मशरूम हो गया। एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए। परजीवी होते हैं, परजीवी ये अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं और दूसरे जीवों से भोजन चुरा कर खाते हैं, जैसे कि अमरबेल और टेपवर्म। तीसरा है सहजीवी ये दो जीव होते हैं जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि लाइकेन। और अगला है मांसाहारी। ये कीटों या छोटे जीवों को खाने वाले पौधे होते हैं, जैसे कि पिंचर प्लांट या वीनस फ्लाईट्रैप। तो इनको आपको याद रख लेना है। अब हम देखते हैं मनुष्यों में पोषण। तो भोजन का पाचन मुंह, आमाशय और छोटी आंत में होता है, इसको आपको याद रख लेना है। इसके एंजाइम आपको याद रख लेना है। क्या क्या एंजाइम होता है? तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ये तीनों आप कंठस्थ कर लीजिए, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, पेप्सिन प्रोटीन और लाइपेज वसा। आगे बढ़ते हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये रक्त के द्वारा शरीर में अवशोषित होते हैं, यानी इन सब पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो रक्त करता है। तो इसको आपको याद रख लीजिए। अब इसको हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं। अब इधर जो आगे पढ़ने वाले हैं वो सभी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। संभवतः ये मेरा इस सीरीज का सबसे लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में आपको बहुत सारा ऐसा मिलेगा जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं भोजन के प्रकार। तो भोजन का पहला प्रकार है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ये आपको याद रख लेना है। यह चावल, रोटी, आलू, चीनी और मक्का आदि में जो हमारा मुख्य अनाज होता है उसमें पाया जाता है। इसके कार्य क्या होते हैं? तो ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो इसको आपको याद रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मल्टीसैकेराइड। तो इसको आपको याद रख लेना है।
मोनोसेकेराइड ये तुरंत पच जाते हैं और तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसमें आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये 3 मोनोसेकेराइड है, इसको आपको कंठस्थ कर लेना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्लूकोज ये रक्त में उपस्थित शर्करा होता है, यानी रक्त के माध्यम से पहुंचता है। ये पौधे और जंतुओं में मुख्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं, तो इसको आपको याद रख लेना है। ग्लूकोज क्या है? पौधे और जंतुओं में मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है और प्रकाश संश्लेषण में जो मुख्य उत्पाद बनता है वो ग्लूकोज ही होता है, तो इसको आपको याद रखना है। फ्रक्टोज फल और शहद में पाया जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि शहद में कौन सा शर्करा होता है, तो फ्रक्टोज होता है। गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। अब हम कार्बोहाइड्रेट के सेकंड प्रकार डाइसेकेराइड की ओर बढ़ते हैं। तो डाइसेकेराइड क्या होता है? तो ये पाचन तंत्र में एंजाइम द्वारा एकल शर्करा में टूटते हैं। तो ये एंजाइम द्वारा शर्करा में टूटते हैं। देख लेते हैं क्या क्या होते हैं डाइसेकेराइड। तो ये सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है और माल्टोज होता है। तो ये 3 डाइसेकेराइड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं सुक्रोज कहाँ मिलेगा, तो ये गन्ना में मिलेगा, चीनी में मिलेगा, यानी जिनमें शक्कर होता है उसमें सुक्रोज। अब सुक्रोज किससे किससे बना है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से मिलके सुक्रोज बना है। तो इसी को पूछा जाता है कि सुक्रोज किससे किससे बना होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा डाइसेकेराइड, वो है लैक्टोज। तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है, इसको आप याद रख लीजिए। लैक्टोबैसिलस से आप लैक्टोज को कनेक्ट करके याद रख लीजिए। दूध में से दही में जो कि दूध से दही में जब दूध परिवर्तन होता है तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसको बदलता है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिए कि लैक्टोज दूध में पाया जाता है। और ये किससे किससे बनता है? तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है माल्टोज। तो माल्टोज ये अनाज में होता है और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है। तो इसमें आपको एक तो नाम याद रखना है कि डाइसेकेराइड में कौन कौन से आएंगे, तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और ये किस में पाया जाएगा? सुक्रोज गन्ना चीनी में, लैक्टोज दूध में, माल्टोज अनाज में। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये है कि ये किस किस से बना होता है, तो ग्लूकोज सब में है, देख लीजिए, सुक्रोज में भी, लैक्टोज में भी, गैलेक्टोज में भी। आपको केवल ये एक एक चीज़ याद रख लेना है। सुक्रोज में फ्रक्टोज होगा, लैक्टोज में गैलेक्टोज होगा और माल्टोज में ग्लूकोज होगा, तो इसको आपको याद रख लेना है। तीसरा है हमारा पॉलीसेकेराइड, और ये धीरे धीरे पचते हैं और ये लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत आएगा हमारा स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। तो ये तीनों भी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। स्टार्च ये पौधे में पाया जाता है, पौधे का ऊर्जा भंडार होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि पौधे का ऊर्जा भंडार क्या है, तो स्टार्च है। ये किस में मिलेगा? तो आलू में, चावल में, गेहूं में। फिर है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जंतुओं में ऊर्जा भंडार होता है, तो इसको रिजर्व फूड मटेरियल भी कहा जाता है। तो इसी को आपको याद रखना है कि जंतुओं में ऊर्जा भंडार ग्लाइकोजन होता है, पौधे में ऊर्जा भंडार स्टार्च होता है। और ये कहाँ पाया जाएगा जंतुओं में? तो यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। फिर आता है सेलुलोज। तो सेलुलोज ये भी पौधे में ही पाया जाता है, पौधे की कोशिका भित्ति में। और सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता है, पहले करते थे जब हमारा जो अपेंडिक्स है वो काम करता था, लेकिन अभी ये नहीं करता है। सेलुलोज पौधे को मजबूती देता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हमारा जो दूसरा भोजन का प्रकार है वो है प्रोटीन। तो इसको आपको याद रखना है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस में मिलेगा प्रोटीन? तो दाल, मांस, अंडा, मछली, दूध, पनीर, सोयाबीन, इसको भी आपको याद रख लेना है, पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? सोयाबीन में मिलता है, इसको आपको याद रख लेना है। इसके कार्य क्या होते हैं? तो ऊतक, मांसपेशियाँ और एंजाइम का निर्माण करना। ये आपको याद रखना है कि 1 ग्राम
प्रोटीन में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है, तो 5.1 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा जो भोजन है वो है वसा यानी फैट्स। ये ऊर्जा का संग्रहण करता है और दीर्घकालिक इसका स्रोत होता है, यानी ऊर्जा का ये संग्रह करके रखता है वसा, और दीर्घकालिक स्रोत है। इसका क्या मतलब है कि ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। ये किसमें किसमें पाया जाएगा, तो मक्खन, घी, तेल, मेवा यानी काजू बादाम, मछली का तेल, इनमें वसा होता है। इसके कार्य होता है, ये ऊर्जा भंडार करता है, अंगों की सुरक्षा करता है और हार्मोन्स का निर्माण करता है। इसमें भी आपको याद रखना है 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है, तो 9.8 कैलोरी ऊर्जा होता है। यानी सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है, तो वसा में ही होती है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विटामिन। तो विटामिन ये शरीर में उपापचय करते हैं और रोग प्रतिरोधक होते हैं, तो इसको आपको याद रख लेना है। विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। तो इसी को पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील है। तो आपको इसको कंठस्थ कर लेना है। वसा में घुलनशील है ADEK। ऐसे ही आपको याद रखना है ADEK, ये वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील है B और C। तो B और C को आप जल में याद रख लेंगे, तो बाकी तो जो छूट जाएगा वो वसा में घुलनशील है। तो इसको आपको याद रख लेना है। यहाँ से हम सारे विटामिन को एक एक करके देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और इससे रतौंधी रोग होता है, तो ये आप याद कर लीजिए। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इससे रिकेट्स और टिटैनी और ऑस्टियोमलेशिया ये 3 रोग होते हैं इसकी कमी से। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है और इससे बांझपन होता है। आपको याद रखना है विटामिन ई अंकुरित चना में सबसे अधिक होता है। फिर है विटामिन के। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है और ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो इन विटामिनों को क्या कहा जाता है, इससे कौन सा रोग होता है और किस किस वस्तु में कौन कौन सा विटामिन होता है, इसको आपको याद रख लेना है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B5 को नियासिन कहा जाता है, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है और ये मांस, कलेजी और दूध में पाया जाता है। साथ ही इसमें आपको याद रखना है कि जो साइनोकोबालामिन है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है। और लास्ट है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और इससे स्कर्वी रोग होता है और घावों को भरने में विटामिन सी मदद करता है। तो यहाँ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि घावों को भरता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन के ये रक्त का थक्का जमाता है। तो इतना को आप कंठस्थ कर लीजिए, एक ना एक प्रश्न यहाँ से बनेगा ही। नेक्स्ट हम देखते हैं खनिज। तो खनिज भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा खनिज किसके लिए आवश्यक है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कैल्शियम। तो कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और ये दूध और पनीर में ज़्यादा पाया जाता है। फिर है आयरन। तो आयरन खून के लिए आवश्यक है। आयरन की कमी से ही क्या होता है, एनीमिया होता है और ये पाया जाता है पालक में और अनार में। नेक्स्ट है आयोडीन। तो आयोडीन से घेंघा रोग होता है, थायराइड में समस्या होती है और इससे ये जो है नमक में पाया जाता है आयोडीन, तो इसको आपको याद रख लेना है। खनिज का क्या काम होता है, तो शरीर की संरचना और कार्यों को बनाए रखना। अब हम यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ और देख लेते हैं, जैसे भोजन का महत्व। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिए कि ऊर्जा कौन कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा ये ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वाधिक ऊर्जा वसा में होती है, इसको आपको याद रख लेना है। शरीर की वृद्धि और मरम्मत कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। रोगों से कौन बचाता है,
और हमारी कार्य क्षमता कौन बढ़ाता है, तो ये विटामिन और खनिज। तो याद रख लेना है, ऊर्जादाता है कार्बोहाइड्रेट वसा, वृद्धि मरम्मत प्रोटीन और रोग प्रतिरोधकता विटामिन और खनिज में। ऊर्जा की मात्रा किसमें कितनी होती है, तो वसा में सबसे अधिक होती है, 1 ग्राम में 9.1 किलो कैलोरी, प्रोटीन में उससे कम होती है 5.1 और ग्लूकोज में 4.1 होती है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको आप एक बार देख के जाइए। अब यहाँ से हम पाचन तंत्र देखने वाले हैं, तो देख लेते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन की प्रक्रिया, तो पाचन की प्रक्रिया मुख से ही चालू हो जाती है, मुख से लेके बड़ी आंत तक पाचन होता है और गुदा द्वार के माध्यम से फिर वो बाहर निकल जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख में पाचन कैसे होता है। तो जब हम चबाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उसमें हमारा लार मिक्स होता है। तो लार के द्वारा ही प्रारंभिक पाचन शुरू हो जाता है और इस लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है और उसको माल्टोज यानी शर्करा में बदलता है। तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, तो एमाइलेज बदलता है। या ऐसे भी पूछा जाता है कि एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का, और किस में बदलता है, तो माल्टोज में बदलता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रोटी चबाने पर मीठी लगती है, तो क्यों लगती है, क्योंकि स्टार्च माल्टोज में बदलता है। मुख के बाद आता है ग्रास नली। ग्रास नली को यहाँ हम चित्र में देख लेते हैं। ये मुख है और ये जो पाइप है ये क्या है, ये हमारा ग्रास नली है। ये क्या काम करता है ये पाइप, तो भोजन को जब हम निगलते हैं तो भोजन का परिवहन का काम करता है। ये सिकुड़ता है फिर फूलता है, फिर सिकुड़ता है फिर फूलता है, इसके माध्यम से ये भोजन को आगे भेजता है। तो ग्रास नली पचाता नहीं है बल्कि ये परिवहन का काम करता है। तो इसको आपको याद रख लेना है, ग्रास नली भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट हमारा अंग आता है आमाशय यानी स्टमक। ये क्या करता है, तो ये भोजन को संग्रह करके रखता है और उसे मथता है। कहाँ पर होता है देख लेते हैं आमाशय। तो ये है हमारा स्टमक यानी आमाशय। तो ये हमारा आमाशय है और ये हमारे लेफ्ट साइड में होता है, इसको आपको याद रखना है। तो आमाशय भोजन को संग्रह करके रखता है, उससे मथता है। आमाशय की दीवारों में गैस्ट्रिक रस रिश्ता है, तो इसको आपको याद रखना है। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ का, कि आमाशय की दीवारों से गैस्ट्रिक रस का रिसाव होता है। तो कौन कौन सा गैस्ट्रिक रस होता है जो भोजन का पाचन करता है, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl आमाशय में होता है। ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है रेनिन पाया जाता है, पेप्सिन, लाइपेज, ये 3 आप याद रख लीजिए। आमाशय में ये तीनों रस का स्राव होता है। रेनिन क्या करता है, तो दूध के केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। और लाइपेज पाया जाता है और म्यूकस, तो म्यूकस आमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है। ये जो HCl है आमाशय में पाया जाता है, तो इससे बचाता है कौन, म्यूकस। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि आमाशय में कौन कौन सा जूस पाया जाता है, तो रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। और ये किसका किसका पाचन करता है, इसको भी आपको याद रखना है। रेनिन दूध के केसिन प्रोटीन का, पेप्सिन प्रोटीन का, और म्यूकस अम्ल से बचाता है। तो इतना को आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, यानी यहाँ पर आंशिक पाचन होता है, इसको भी आपको याद रखना है। उदाहरण देखते हैं, दाल मांस का प्रोटीन ये सब यहाँ पेप्टाइड्स में बदलता है। यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि जल, ग्लूकोज और एल्कोहल ये तीनों का पाचन आमाशय में होता है। और आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिल्कुल नहीं होता, इसको आपको याद रखना है। यही दोनों चीज़ यहाँ से
एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसको पूछा जाता है कि आमाशय में कौन कौन सा होता है। तो यहाँ से ये आप इतना याद रख लीजिए और यहाँ से आप याद रख लीजिए आमाशय में किसका किसका पाचन होता है। तो जल, ग्लूकोज, एल्कोहल किसका पाचन नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता। अब हमारे पाचन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत ये पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थल है, यानी सर्वाधिक अवशोषण या मुख्य रूप से अवशोषण कौन करता है, तो छोटी आंत करता है और मुख्य रूप से पाचन भी यहीं पर होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अवशोषण कौन करता है, तो छोटी आंत करता है। इसकी लंबाई 6-7 मीटर होती है और ये 3 भाग में बटी होती है। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि छोटी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं, इसके नाम याद रख लीजिए। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग होते हैं। तो इसी को पूछा जाता है कौन सा भाग नहीं है। छोटी आंत में फिर रासायनिक पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ पर कुछ पाचक रस पाए जाते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से पाचक रस पाए जाते हैं। तो अग्नाशय से कुछ रस छोटी आंत में मिलता है। तो अग्नाशय से कौन कौन सा मिलता है वो आप याद रख लीजिए। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये 3 रस पैनक्रियाज जूस है, पैनक्रियाज से छोटी आंत में मिलता है। पैनक्रियाज देख लेते हैं कहाँ पर है। ये यहाँ पर पैनक्रियाज है और यहाँ से ये रस जो है ऐसे छोटी आंत में मिलता है। इधर से ये पित्ताशय है, यहाँ से पित्त रस भी छोटी आंत में मिलता है और ये भोजन का पाचन करते हैं। तो यहाँ देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अग्नाशय से कौन कौन से रस हैं। तो एमाइलेज, तो एमाइलेज याद रखना है। लाइपेज और ट्रिप्सिन पूछा जाता है कौन कौन सा पाया जाता है, तो तीनों याद रख लीजिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है और लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदलता है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अग्नाशय में लैंगरहैंस का द्वीप पाया जाता है जिसमें अल्फा सेल और बीटा सेल पाया जाता है। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन का स्राव होता है और बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। तो ये कई बार पूछा गया है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। इसको आप याद रख लीजिए, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, इसको आप याद रख लीजिए। इसीलिए डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला है पित्त रस यानी बाइल जूस। ये यकृत में बनता है, इसको आपको याद रखना है, यानी लीवर में बनता है पित्त रस, कई बार पूछा गया है। और ये पित्ताशय में संग्रहित होता है, एक थैली होती है पित्ताशय, उसमें संग्रहित होता है। देख लेते हैं कहाँ पर होती है ये। तो ये है हमारा लीवर, तो यहाँ पर बनता है बाइल जूस और ये है हमारा पित्ताशय, तो इसमें संग्रहित होता है। फिर ये यहाँ से ऐसे छोटी आंत में मिल जाता है जाके और भोजन का पाचन करता है। तो पित्त रस यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित रहता है और यह वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, यानी वसा का पाचन करता है पित्त रस। तो इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है आंत रस यानी इंटेस्टाइन जूस। तो हमारी जो छोटी आंत होती है उसकी दीवार से भी कुछ रस आंत में स्रावित होती है और वो भोजन का पाचन करती है। तो इसको आपको नहीं याद रखना है। नेक्स्ट है जल का आंशिक अवशोषण। तो छोटी आंत में जल का आंशिक अवशोषण होता है, इसको आपको याद रखना है, जबकि बड़ी आंत में जल का अवशोषण पूर्ण रूप से होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अवशोषण के बाद पचा हुआ भोजन रक्त वाहिनियों और लसिका में जाता है।
तो सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। इसको आपको याद रखना है। और यहाँ से जब भोजन पच जाता है तो वो कहाँ जाता है? हमारे रक्त वाहिनियों में जाता है और लसिका वाहिनियों में जाता है, और वहाँ से वो हमारे सारे अंगों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा बड़ी आंत। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। यह पाचन कम करता है, लेकिन अवशोषण और निष्कासन इसमें ज़्यादा होता है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं? तो मुख्य रूप से ये जल का अवशोषण करता है, जिससे क्या होता है? मल गाढ़ा हो जाता है और मल निर्माण करता है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है और मल निर्माण करता है। इसमें हमारा जो अपशिष्ट मल है वो संग्रहित रहता है। नेक्स्ट है आपको याद रखना है अपेंडिक्स क्या होता है। तो ये बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक अपेंडिक्स पाया जाता है। यहाँ से आप चित्र में देख सकते हैं, ये है हमारा अपेंडिक्स। तो ये बड़ी आंत का ही भाग है अपेंडिक्स। तो ये क्या काम करता है? तो अभी ये निष्क्रिय है, ये अवशेषी अंग के रूप में है हमारा। इसका अभी हमारा कुछ काम नहीं होता है, लेकिन पहले इसका बहुत उपयोग था जब मनुष्य सारी चीज़ों को कच्चे कच्चे खाता था, कच्चे मांस, कच्चे फल। तो ये उसमें जो सेल्यूलोज है उसका पाचन करता था। तो इसको आपको याद रखना है। अपेंडिक्स अवशेषी अंग है और ये सेल्यूलोज का पाचन करता है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण अंग और उनकी भूमिका। तो हमारा मुख है, तो मुख क्या काम करता है? चबाता है, और इसके लार में एक एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है। फिर है ग्रास नली। तो ग्रास नली भोजन का परिवहन करता है। आमाशय, तो आमाशय ये प्रोटीन का पाचन करता है और इनमें काइन का निर्माण होता है, यानी ये भोजन को लसलसा करता है। फिर है छोटी आंत। तो छोटी आंत में सभी पोषक तत्वों का पूर्ण पाचन होता है और मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत में होता है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बड़ी आंत क्या करता है? तो जल का अवशोषण करता है और मल का निर्माण करता है। इसके अलावा कुछ सहायक अंग है जो है यकृत यानी लीवर। तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको आपको याद रखना है, ये पूछा गया है कई बार। पित्त रस बनाता है और ये दाईं ओर होता है, इसको आपको याद रखना है। यानी लीवर कहाँ पर होता है? तो हमारे राइट साइड में होता है। फिर है पित्ताशय। पित्ताशय ये पित्त का संग्रहण करता है, जबकि बनाता कौन है? तो यकृत बनाता है। नेक्स्ट सहायक अंग है अग्नाशय। तो अग्नाशय ये पाचक रस स्रावित करता है। इस कौन कौन से रस स्रावित करता है, इसको आपको याद रख लेना है। फिर हमारे कुछ एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं, तो उसको आपको याद रख लेना है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ऊपर हमने देखा। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देख के जाना है। उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रोटी, दाल और घी खाते हैं, तो मुख रोटी को स्टार्च से माल्टोज में बदल देगा। आमाशय दाल के प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देगा, और जो छोटी आंत है वो रोटी को ग्लूकोज, दाल के एमिनो अम्ल, घी के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये तीनों का पाचन करके उसका अवशोषण करता है और ऊर्जा देता है। फिर बड़ी आंत ये पचे हुए भोजन से पानी को अवशोषित करके मल बनाता है, साथ ही जो बचे हुए रेशे वगैरह हैं उसको भी यहाँ संग्रहित करता है। तो इसको हमने यहाँ उदाहरण से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परिवहन, यानी ये यहाँ से जो पचा हुआ भोजन है उसका परिवहन कैसे होता है, हमारे शरीर को कैसे मिलता है, तो उसको यहाँ से देख लेते हैं। तो जीवों में पदार्थों जैसे पोषक तत्व, ऑक्सीजन या अपशिष्ट, तो इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ही परिवहन है। अब हम देखते हैं पौधे में परिवहन। तो पौधे में परिवहन एक तो जल और खनिज का होता है और एक भोजन का होता है। तो जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है, यानी जड़ से उसको पत्तियों तक ले जाता है। और ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता है। तो यहाँ भी जल का परिवहन हो रहा है, यानी पत्ती से वो निकल रहा है। तो किसके द्वारा हो रहा है?
वाष्पोत्सर्जन क्रिया से हो रहा है पत्तियों के द्वारा। अगला है भोजन का परिवहन। तो भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, इसको आपको याद रख लीजिए। यानी पत्तियां जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाती है तो उसको पौधे के विभिन्न भाग तक ले जाने का काम करता है फ्लोएम। तो इसको आपको याद रखना है। जाइलम जल और खनिज का, फ्लोएम भोजन का यानी फूड का परिवहन करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मनुष्य में परिवहन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो मनुष्य में परिवहन कैसे होता है? तो रक्त के माध्यम से होता है। तो देखते हैं हम रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा हृदय। हृदय क्या करता है? रक्त को पंप करता है और हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसको आपको याद रखना है। हृदय किस साइड होता है? तो ये लेफ्ट साइड होता है, बाईं ओर होता है। इसका आकार एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है और वजन लगभग 250 से 350 ग्राम होता है। आपको याद रखना है मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इसको यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि ये है मनुष्य का हृदय और इसमें ये 4 चेंबर है। ये बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। तो पूछा जाता है मनुष्य का हृदय कितने चेंबर में बटा रहता है? तो 4 चेंबर में बटा रहता है, इसको आपको याद रख लेना है। तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इसके दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, ये आपको याद रखना है। यानी ये अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक भेजता है दायां भाग, और बाएं भाग में इसका शुद्ध रक्त होता है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो होता है। इसको आपको याद रखना है। और इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। एक बार फेफड़े में शुद्ध होने के लिए, यानी हृदय से फेफड़े में जाता है, और दूसरी बार हृदय से शरीर में जाता है। यानी ये 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब हम इस दोहरे परिसंचरण तंत्र को यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये हमारा हृदय है और ये है दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। तो ये 4 कक्ष हैं हमारे हृदय के, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें दोहरा परिसंचरण कैसे होता है? तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारा दायां भाग है, तो इसमें क्या है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पाया जाता है। और ये जो बायां है इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है। यहाँ से दायां निलय से अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फेफड़े में जाता है और फेफड़े में ऑक्सीजन उसमें मिक्स होता है और ये फिर हृदय में आता है। तो एक बार गया, अब फिर से हृदय में आया। अब हृदय से फिर यहाँ से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त पूरे शरीर में गया। अब शरीर में ऑक्सीजन का अवशोषण हुआ, फिर उसमें ऑक्सीजन रहित ये फिर से हृदय में गया। तो इस तरह से ये कितना बार जा रहा है हृदय में? 2 बार। एक बार निकल रहा है, फिर जा रहा है, फिर शरीर में जा रहा है और उसके बाद फिर से हृदय में आ रहा है। तो इसी को दोहरा परिसंचरण कहा गया है। यानी यहाँ से ये हृदय से निकलता है, फेफड़े में जाता है, फेफड़े से फिर हृदय में आता है, हृदय से निकल के फिर शरीर में जाता है और शरीर से फिर से हृदय में आता है। इस तरह से ये चक्र चलते रहता है, इसी को दोहरा परिसंचरण कहा गया है। अब ये दोहरा परिसंचरण 2 तरह के होते हैं। एक फुसफुसीय परिसंचरण यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये हृदय से फेफड़े में जाता है तो उसको पल्मोनरी कहा जाता है। और प्रणालीगत परिसंचरण यानी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, तो हृदय से जब शरीर में जाता है। तो आपको याद रख लेना है, हृदय से फेफड़े में जाएगा तो पल्मोनरी और शरीर में जाएगा तो सिंटेमिक। इसको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं हृदय चक्र। तो हृदय चक्र ये 2 चरण में होते हैं। पहला है सिस्टोल और दूसरा है डायस्टोल। सिस्टोल क्या है? जब हृदय संकुचित होता है
तो रक्त बाहर निकलता है, इसको सिस्टोल कहते हैं। और जब हृदय विश्राम अवस्था में होता है और उसके रक्त कक्षों में भरता है, यानी शरीर से खून जब हृदय में भरता है, तो इसको कहते हैं डायस्टोल। एक हृदय चक्र कितना होता है, तो 60 सेकंड में यानी 72 बार धड़कता है, तो उसको डिवाइड किए तो आया 0.8 सेकंड, यानी एक हृदय चक्र 0.8 सेकंड का होता है। फिर आपको याद रखना है यहाँ पर SA नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, तो ये हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है, इसको आपको याद रखना है। यहीं से धड़कन शुरू होता है, यानी धड़कन कौन चालू करता है, तो SA नोड चालू करता है। ब्लड प्रेशर आपको याद रख लेना है, 120 और 80 mmHg होता है, इसको आपको याद रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रक्तवाहिनी देख लेते हैं। तो धमनी होता है रक्तवाहिनी और शिरा होती है, दो हमारी रक्तवाहिनी होती है, धमनी और शिरा। धमनी में शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। धमनी हृदय से शरीर की ओर होती है, यानी हृदय से शरीर तक ले जाती है ऑक्सीजन युक्त रक्त को, और जो शिराएं हैं वो शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में लाती है शुद्ध करने के लिए। धमनी की दीवारें मोटी होती है और इसमें कोई वाल्व नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। और धमनी भीतरी सतह में होती है, हमारी त्वचा के अंदर साइड में होती है, जो हमको दिखती नहीं है। और शिराएं क्या होती है, तो शिराएं की दीवार पतली होती हैं और शिराओं में वाल्व होता है जो रक्त के उल्टे बहाव को रोक देता है, और ये हमारे बाहरी सतह पर होता है, इसको आपको याद रख लेना है। फिर है केशिकाएं। केशिकाएं कैपिलरी कहा जाता है इसी को, ये पोषक तत्व और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। तो धमनी और शिरा आपको याद रखना है। धमनी में ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध होता है, शिरा में अशुद्ध होता है, और धमनी हृदय से शरीर तक ले जाती है और शिराएं शरीर से हृदय तक लाती है ब्लड को, इसको आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं, रक्त यानी ब्लड क्या होता है। तो ब्लड यानी रक्त कणिकाओं की खोज किसने की, लीवेनहॉक ने, इसको आपको याद रखना है। मनुष्य के शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, और रक्त जो है आंशिक क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, इसको आपको याद रख लेना है। रक्त के घटक कौन कौन से होते हैं, तो रक्त में RBC यानी लाल रक्त कणिका पाया जाता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती है, WBC पाया जाता है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक होता है, यानी हमको रोग से बचाता है। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, कटने वटने पर रक्त का थक्का जमाता है जिससे ब्लड बाहर नहीं निकलता है। और प्लाज्मा ये पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे, तो आप बने रहिए। फिर है, एक हो गया रक्त तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है लसिका तंत्र। तो लसिका तंत्र ये रंगहीन द्रव होता है जिसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इसका काम क्या होता है, तो लसिका तंत्र में ही प्लाज्मा और WBC होता है, जो कि हमको संक्रमण से बचाता है और ऊतकों का मरम्मत करता है। तो ये आपको याद रखना है, लसिका तंत्र क्या करता है, तो ये हमको संक्रमण से बचाता है, यानी रोग प्रतिरोधक होता है ये। और क्या करता है ये, तो ये ऊतकों का मरम्मत करता है, और लसिका तंत्र ही वसा का परिवहन करती है। तो ब्लड वसा का परिवहन नहीं करता है बल्कि लसिका करता है, इसको आपको याद रखना है। और रोग प्रतिरोधकता होती है इसमें। यह ऊतकों से अतिरिक्त द्रव को रक्त में ले जाता है, ये आपको याद रखना है। तो लसिका तंत्र भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है, रोग प्रतिरोधकता होती है, वसा का परिवहन करता है ये। इसको हम यहाँ से बहुत डिटेल से देख लेते हैं। जैसे कि ब्लड, तो हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, तो हमारे ब्लड में एक तो ब्लड प्लाज्मा होता है 55%, और दूसरा ब्लड कार्पसल्स होता है, ये 45% होता है। तो प्लाज्मा और कणिकाएँ होती है। तो फिर जो हमारी कणिकाएँ होती है वो 3 तरह की होती हैं। एक होता है WBC यानी रेड ब्लड कार्पसल्स,
यानी रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है इसी को, और एक होता है WBC, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो इसको आपको याद रखना है। रक्त कणिकाओं की खोज लीवेनहॉक ने की, और रक्त 5 से 6 लीटर होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना है, RBC को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है और WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो ये इनके अन्य नाम हैं, इसी को एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं इसका pH मान 7.4 होता है, पहले ही देख लिया। क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, ये भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं RBC। तो RBC आपको याद रखना है, ये अकशेरुकी में नहीं पाया जाता, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनमें नहीं पाया जाता। केवल रीढ़ की हड्डी वाले कशेरुकी में RBC पाया जाता है उनके ब्लड में। तो RBC जो होता है वो केंद्रक युक्त होता है और उत्तल होता है। किस में होता है? कशेरुकी में होता है। तो कशेरुकी के RBC में केंद्रक युक्त यानी न्यूक्लिएटल और कन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्तनधारी में RBC कैसे होता है। तो स्तनधारी में RBC केंद्रक युक्त नहीं होता है, यानी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, केंद्रक विहीन होता है, और इसके RBC अवतल होते हैं। इसको आपको याद रख लेना है। तो कशेरुकी के क्या होते हैं? उत्तल होते हैं, और स्तनधारी के अवतल होते हैं। कशेरुकी के केंद्रक युक्त होते हैं और स्तनधारी के केंद्रक विहीन RBC होते हैं। इसको आपको याद रख लेना है। यहाँ से आपको याद रख लेना है कि ऊंट या लामा में केंद्रक युक्त और कन्वेक्स RBC पाया जाता है, जबकि ये भी क्या है? स्तनधारी है। नेक्स्ट है RBC की संख्या। तो पुरुष में RBC की संख्या 5.5 × 10⁶ क्यूबिक मीटर होती है, और जबकि फीमेल में 4.5 × 10⁶ होती है। इसको आपको याद रखना है, संख्या पूछा जाता है। लार्जेस्ट RBC किसकी होती है? सबसे बड़ी RBC तो उभयचर की होती है। सबसे छोटी RBC कस्तूरी मृग की होती है। तो ये आपको याद रखते जाना है। इसके बाद आपको याद रखना है पॉलीसाइथीमिया क्या है। तो RBC संख्या का बढ़ जाना पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है, और एनीमिया क्या है? तो RBC की संख्या का कम हो जाना एलीमिया कहलाता है। एनीमिया का कारण है आयरन की कमी। RBC में हीमोग्लोबिन होता है, ये आपको याद रखना है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को हमारे शरीर तक ले जाता है। फिर देखते हैं पुरुष में कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन। तो 14-15 ग्राम होना चाहिए, और महिला में 13 से 14 ग्राम होना चाहिए। तो इसको भी पूछा जाता है। फिर है RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी को पूछा जाता है। बच्चों में RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो लीवर में होता है, यानी मीसोडर्म में होता है। अब आपको याद रखना है नेचुरल ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो स्प्लीन, प्लीहा या इसी को तिल्ली कहा जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नेचुरल ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो स्प्लीन को कहा जाता है, इसी को प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को ही कहा जाता है। RBC का जीवन काल कितना होता है मनुष्य में। तो 120 दिन होता है, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक जीवन काल कुत्ते में होता है, RBC का 124 दिन होता है। और हीमोग्लोबिन का केंद्रीय धातु आयरन होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है WBC को वाइट ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है, और इसका अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। ये आपको याद रख लेना है। WBC की संख्या 8000 से 11000 क्यूबिक मीटर होती है, ये आपको याद रख लेना है। अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप हमारे 4 होते हैं, A, B, AB और O। तो A, B और AB की खोज लैंड स्टीमर ने की। O की खोज डी कास्टेलो एंड स्टारली ने की है, इसको आपको याद रख लेना है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। A ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाया जाता है, A एंटीजन होता है, इसलिए इसका नाम A ब्लड ग्रुप है। और इसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है। तो B एंटीबॉडी पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। फिर है B ब्लड ग्रुप में B एंटीजन पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है।
और इसमें ए एंटीबॉडी पाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन को आपको याद रख लेना है। एंटीजन सेम है, जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा ही एंटीजन है, और एंटीबॉडी ए में बी होता है और बी में ए होता है। नेक्स्ट है ए बी ब्लड ग्रुप, ये सर्वग्राही होता है, यानी ये सभी से ब्लड ले सकता है। ओ सर्वदाता होता है, ये सभी से ब्लड, ये सभी को ब्लड देता है। तो ये आपको याद रखना है। ए बी में ए बी एंटीजन होता है और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसको आपको याद रख लेना है। तो पूछा जाता है कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती, तो ए बी में नहीं होता है। और किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता, तो ओ में नहीं होता, जबकि इसमें एंटीबॉडी ए बी होता है। तो ये आपको याद रख लेना है। फिर है आर एच फैक्टर। तो आर एच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और विनर ने किया है, और ये रिसस बंदर में इन्होंने पाया था। यहाँ से इसको याद रख लेना है। इसमें आपको इतना ही याद रखना है। अब हम देखते हैं श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी भोजन को एटीपी में बदलते हैं, तो ये श्वसन कहलाता है। श्वसन के प्रकार, तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलता है, साथ ही इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है ऑक्सीजन ऑक्सी श्वसन में, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सी श्वसन में 36 या 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसको आपको याद रख लेना है। ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको आपको याद रख लेना है। ऑक्सी श्वसन कौन कौन करते हैं? तो मनुष्य, पशु और अधिकांश पौधे, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है अनऑक्सी श्वसन। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इससे एथिल एल्कोहल बनता है और 18 एटीपी ऊर्जा इससे मुक्त होती है। इससे पशुओं में जो उत्पाद बनता है वो लैक्टिक अम्ल बनता है, जबकि मनुष्य में एथिल एल्कोहल बनता है और खमीर में CO2 निकलता है। इसको आपको याद रख लेना है। साथ ही यहाँ पर आपको याद रखना है कि मांसपेशियों में व्यायाम के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण से थकान होती है। इसी को एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। और खमीर में किण्वन प्रक्रिया होती है, यानी CO2 निकलता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये क्या है? अनऑक्सी श्वसन है। फिर है मनुष्यों में श्वसन तंत्र। तो मनुष्य में श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? तो नासिका, श्वास नली, फेफड़ा और डायफ्राम। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस लेना को कहा जाता है इनहेलेशन, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फेफड़े में लेते हैं, और सांस छोड़ने को कहा जाता है एक्सहेलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से हम बाहर करते हैं। गैसीय विनिमय क्या होता है? तो फेफड़े के वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकलता है, तो इसको गैसीय विनिमय कहा जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा फेफड़ा है, यहीं पर हमारा श्वसन ज़्यादातर होता है। तो इसके अंतर में ये कुछ कूपिकाएँ पाई जाती हैं। ये गुब्बारा नुमा होता है, इसको आपको याद रखना है। तो फेफड़े में कूपिकाएँ पाई जाती है, इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है उत्सर्जन, यानी शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, तो इसे उत्सर्जन कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है। तो पौधे अपशिष्ट पदार्थों को कम मात्रा में बनाते हैं। अब इसमें क्या क्या अपशिष्ट होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, रेनिन और गोंद। तो ये 4 इसके अपशिष्ट है पौधे के, इसको आपको याद रख लेना है। रंध्र से गैस निकलती है,
यानी ये जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये कहाँ से निकलती है? रंध्र से। तो ये पौधे का उत्सर्जी अंग हो गया रंध्र। पत्तियों के गिरने से अपशिष्ट पदार्थ हटते हैं, यानी पत्तियां जब झाड़ती है पेड़ तो उससे भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ उससे निकल जाते हैं। और कुछ अपशिष्ट रेजिन या टैनिन के रूप में भी संग्रहित होते हैं। तो इसको आपको याद रख लेना है। पौधे में उत्सर्जन किससे किससे होता है? तो एक तो इसके रंध्र से होता है, दूसरा पत्ती गिराती है तब होता है, और कुछ जो अपशिष्ट है वो रेनिन और टेनिन के माध्यम से होता है। तो गोंद या रेनिन, जिसको लासा वगैरह कहा जाता है, तो ये भी क्या है, उसके अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो इसको आपको याद रखना है। फिर आते हैं हम मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो मनुष्य का मुख्य जो उत्सर्जी अंग है वो होता है उसकी किडनी यानी वृक्क। यहाँ पर हम देख लेते हैं चित्र में किडनी कैसा होता है। तो ये है किडनी, ये 2 किडनी होती है जो कि हमारे कमर के ऊपर पीठ के पीछे साइड में होती है, और यहाँ से ये जो पाइप आए रहती है इसको कहा जाता है यूरेटर। और उसके बाद यहाँ पर ये जो थैली होती है इसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, यानी यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है। और उसके बाद यहाँ से एक द्वार खुलता है जिसको कहा जाता है यूरेथ्रा। तो इसको आपको याद रखना है। और इस किडनी की जो मुख्य इकाई होती है वो होती है इसकी नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन ही क्या करता है, किडनी से ब्लड को और मूत्र को अलग करता है, छानता है। तो इसको आपको याद रखना है। किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो ये नेफ्रॉन होती है, और इसकी संख्या 10 लाख से भी अधिक होती है, यानी बहुत महीन होता है ये कण। तो इसको आपको याद रख लेना है। अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है किडनी। मूत्र तंत्र देख लेते हैं। तो मूत्र तंत्र में एक तो किडनी शामिल है। ये रक्त से अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, इसको छानकर मूत्र बनाता है, अलग कर देता है। तो मनुष्य के मूत्र में क्या होता है? तो यूरिया होता है, इसको भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद याद रखना है इस किडनी का जो मुख्य कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन है। इसी को पूछा जाता है एग्जाम में, और यही रक्त को छानती है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर। ये क्या करता है? तो मूत्र को मूत्राशय तक ले आता है। फिर है ब्लेडर यानी मूत्राशय, ये मूत्र को संग्रहित करके रखता है जैसा कि हमने चित्र में देखा। और ये है मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, ये मूत्र को शरीर से बाहर कर देता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद अन्य जो हमारे उत्सर्जी अंग है वो है फेफड़ा। तो फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। त्वचा, तो ये पसीना को बाहर करता है, इससे पानी और लवण बाहर निकलता है। और तीसरा है यकृत। यकृत में क्या होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है, इसको आपको याद रखना है। फिर मूत्र का pH 6 होता है, ये आप याद रख लीजिए। और मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रजनन। तो इसको आपको देख लेना है। प्रजनन क्या होता है? तो जीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। अब प्रजनन कितने तरह के होते हैं? तो प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको देखना है। एक है अलैंगिक प्रजनन और एक है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है, और ये समसूत्री विभाजन द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं। यानी अलैंगिक जनन क्या है? तो जिसमें एक ही जनक शामिल होता है और ये समसूत्री विभाजन करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, तो इसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। इसके संबंध में आपको याद रखना है कि इसमें एक जनक होता है, और ये इसके जो संतान होंगे वो अपने जनक के समान होते हैं, यानी आनुवांशिक रूप से वो पूरी तरह से समान होते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, यानी गैमेट्स नहीं बनता है, इसको आपको याद रखना है। अब इस अलैंगिक जनन के भी प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं इसको आपको याद रख लेना है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में पहला है
द्विविभाजन यानी बाइनरी फिशन। तो एक कोशिका इसमें 2 बराबर भाग में विभाजित हो जाती है और नए संतति बनते हैं, जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया वगैरह। तो ये क्या होता है, सीधे सीधे इसका जो कोशिका है वो 2 भाग में बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं द्विविभाजन। तो प्रकार पूछा जा सकता है एग्जाम्पल देके कि अमीबा में कौन सा विभाजन पाया जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको याद रख लेना है द्विविभाजन। दूसरा है मुकुलन। तो इसमें क्या होता है कि जनक के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है, इसको आपको याद रख लेना है, और वो उभार अलग होकर एक नया जीव बना लेता है, जैसे कि हाइड्रा में पाया जाता है और ईस्ट में पाया जाता है। तो ये मुकुलन कहलाता है। तीसरा है खंडन। तो खंडन में क्या होता है, जीव टुकड़ों में टूटकर नए जीव बना देता है। तो खंडन में उसके खंड हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा जो कि शैवाल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है वो है बीजाणु निर्माण। इसमें क्या होता है, बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन होता है। इस विधि में जीव में कुछ विशेष आवरण युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। तो आपको याद रखना है बीजाणु निर्माण यानी बीजाणु के माध्यम से प्रजनन होता है, जैसे कि कवक और राइजोपस वगैरह में होता है। तो एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन, जिसको रीजनरेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, शरीर के टूटे हिस्से से नया जीव बनता है, जैसे प्लेनेरिया या प्लेटवर्म। जैसे शरीर 2 भाग में टूट गया तो फिर वो क्या है, एक अलग नया जीव बना लेगा। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन, या इसी को वर्धी प्रजनन कहा जाता है। जैसे पौधे के जनन अंग के अतिरिक्त अन्य भाग से नए पौधे बन जाता है। तो कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रजनन क्या होता है, तो इसमें पौधे का जो जनन अंग होता है यानी उसके जो बीज वगैरह होते हैं, तो उसके अतिरिक्त अन्य भाग से, जैसे तना से, जड़ से, पत्ती वगैरह से, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक नया पौधा बन जाएगा। तो इसको कहते हैं वर्धी प्रजनन। जैसे कि आलू, तो आलू को वो क्या है, ऐसे काट के रख देते हैं तो उसमें से कहीं से भी जड़ निकल आता है। अदरक भी उसके तना से ये उगाता है पौधा। फिर है ब्रायोफिलम, ये एक ब्रायोफाइटा की पत्ती होती है। ये क्या है, इसको रख देने से इसके पत्ती में से जड़ निकल आता है। इसी तरह से हम पौधे की कलम करते हैं, एक पौधे को दूसरे पौधे से जोड़ देते हैं, तो ये क्या है, वर्धी प्रजनन है। यानी इसके जो जनन अंग है उसके अतिरिक्त अन्य जो अंग है वहाँ से पौधे बनते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये क्या होता है, तो इसमें नर एवं मादा शामिल होते हैं। जबकि अलैंगिक में क्या है, केवल एक जनक होता था, जबकि लैंगिक में 2 जनक शामिल होते हैं, नर एवं मादा। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, इनके युग्मकों का संलयन होता है, तो फिर जो संतान होती है उसमें आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि लैंगिक प्रजनन में 2 जनक शामिल होते हैं और इससे जो संतान होता है उसमें आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं निषेचन क्या होता है। तो नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु, इनका जब मिलन होता है तो इसको निषेचन कहा जाता है, और इनके मिलन से जाइगोट बनता है, जिसमें इन दोनों के आनुवंशिक गुण विद्यमान रहते हैं। तो निषेचन क्या होता है, तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जाइगोट बनता है और इसमें आनुवंशिक गुण दोनों के विद्यमान रहते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि निषेचन कहाँ पर होता है, ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इसको यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब हम देखते हैं निषेचन के प्रकार। तो निषेचन के 2 प्रकार होते हैं। एक है बाह्य निषेचन, यानी ये शरीर के बाहर होता है, जैसे पानी वगैरह में, जैसे कि मछली, मेढक, ये क्या करते हैं, तो बाह्य निषेचन करते हैं। फिर है आंतरिक निषेचन, तो ये मादा के शरीर के अंदर होता है, जैसे कि मनुष्य, पक्षी, सरीसृप, ये सब क्या करते हैं, तो आंतरिक निषेचन करते हैं, इनके शरीर के अंदर में
निषेचन होता है। इसके लाभ क्या क्या हैं? तो आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है जो प्रजाति के अनुकूलन और अस्तित्व को बनाए रखता है। यानी जो लैंगिक प्रजनन होता है तो इससे संतान उत्पन्न होते हैं, उनमें विविधता पाई जाती है और इससे क्या होता है कि उनके जो प्रजाति है उनमें अनुकूलन और अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो लैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं उनमें विविधता ज़्यादा पाई जाती है। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मासिक चक्र, इसके बारे में भी आपको थोड़ा याद रख लेना है कि मासिक चक्र ये महिलाओं में होता है, हर महीने आता है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 12 वर्ष की उम्र में चालू हो जाता है और ये 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। फिर हम देखते हैं पौधे में लैंगिक प्रजनन। तो अभी जो हमने देखा वो मनुष्य में लैंगिक प्रजनन था। अब हम देखते हैं कि पौधे में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। तो आपको याद रखना है कि जो पौधे का प्रजनन अंग होता है वो उसका फूल होता है, पुष्प होता है। तो इसको आपको याद रख लेना है। इसके बाद पुष्प के भाग क्या क्या होते हैं? तो पुष्प का बाह्य दल होता है, ये पुष्प की रक्षा करता है। इसकी पंखुड़ी होती है, ये परागकणों को आकर्षित करता है। इसमें पुंकेसर होता है और पुंकेसर ही क्या होता है, इसका नर जनन अंग होता है। इसको आपको याद रखना है। इसको पुमंग भी कहा जाता है, यानी पुंकेसरों का समूह को पुमंग कहा जाता है और ये पुमंग ही क्या होता है, नर जनन अंग होता है। इसी को एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधे के प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है पुंकेसर, ये इसका नर जनन अंग होता है। पुंकेसर या पुमंग भी कहा जाता है इसी को। और दूसरा है जायांग। जायांग ये मादा जनन अंग होता है जिसमें अंडाशय यानी अंडाणु होता है। तो इसी दोनों को पूछा जाता है कि पुष्प का या पौधे का जनन अंग कौन कौन सा होता है। तो उसके पुमंग और जायांग। पुमंग नर जनन अंग है और जायांग मादा जनन अंग है। और इसी जायांग में आपको याद रखना है, ये है जायांग, ये मादा जनन अंग होते हैं और इसमें इसके अंडाणु, वर्तिकाग्र और वर्तिका शामिल होते हैं। तो इसको आपको याद रख लेना है। इंग्लिश में इसको याद रख लीजिए, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ओवरी यानी अंडाशय। तो ये तीनों इसके जायांग में शामिल होते हैं। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के संबंध में आपको याद रखना है, स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिका क्या होता है, तो अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाला भाग होता है। इन सब को अभी मैं आपको चित्र में दिखाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अंडाशय ये स्त्री केसर के नीचे फूला हुआ भाग होता है। अब हम इसी को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये एक फूल है और ये फूल की ये जो पत्तियां हैं ये इसके पंखुड़ी हैं, ये कीटों को आकर्षित करता है। और ये जो नीचे दो कली दिख रहा है ये बाह्य दल है, इसको रक्षा प्रदान करता है। और ये जो बीच वाला भाग है ये इसका अंडाशय है, ओवरी है। और ये जो अगल बगल में दो दो निकला हुआ है ये क्या है, ये इसके नर जनन अंग है, यानी ये पुंकेसर है। इन पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। और ये जो बीच में एक सिंगल दिख रहा है इसको कहा जाता है स्त्री केसर। ये स्त्री केसर क्या है, तो ये मादा जनन अंग है, इसको आपको याद रखना है। अब इसी को यहाँ पर बड़े रूप में दिखा दिया गया है। ये बीच वाला भाग क्या है, तो ये इसका ओवरी है, अंडाशय है। ये जो है ये नर जनन अंग है, अब पुंकेसर है। अब इसमें नर जनन अंग में ये जो गोल वाला भाग है ये इसका पराग कोश है। अब इस पराग कोश के अंदर में ये छोटा छोटा जो दाना दिख रहा है वो है परागकण। और ये जो डंडी दिख रही है इसको कहा जाता है तंतु। इसके बाद हम देख लेते हैं इस ये जो है ये बीच में जो निकला हुआ है तो ये क्या है, इसका स्त्री केसर है यानी मादा जनन अंग है। तो इसका जो सबसे ये ऊपर वाला भाग है इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। तो स्त्री केसर का सबसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। और ये जो बीच की डंडियां हैं ये पराग नलियां कहलाती है, इसको आपको याद रखना है। इस पराग नलियों को वर्तिका भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं परागण क्या होता है, यानी पॉलिनेशन क्या होता है।
तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ये क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है स्वपरागण और एक है पर परागण। स्वपरागण क्या होता है? जब एक ही पुष्प के नर और मादा अंगों के बीच परागण होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और जब भिन्न भिन्न पुष्पों के नर और मादा के अंगों के बीच परागण होता है तो इसको हम पर परागण कहते हैं। ये किसके किसके माध्यम से होता है? तो कीट, हवा, पानी, इसके द्वारा पर परागण होता है। जैसे कि तितली वगैरह, तो तितली वगैरह क्या करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल में जाके बैठते हैं, तो इसमें से जो नर के भाग हैं, परागकण है, उसको ले जाके स्त्री के भाग में डाल देते हैं, तो इसके माध्यम से पर परागण होता है। तो इसको आपको याद रखना है। इसको हम चित्र से यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यह परागकण है, तो इस परागकण को इसमें डाल दिया जाता है। फिर ये यहाँ आता है इसके अंडाशय में, तो अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु होता है, और ये दोनों जब मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, फिर इससे युग्मनज बनता है और इसी से बीज बनता है, और उस बीज से फिर अंकुरण होता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो पर परागण और स्वपरागण हमने देख लिया। अब हम देखते हैं निषेचन। तो परागकण से नर युग्मक अंडाशय में मादा युग्मक से मिलता है और युग्मनज बनाता है, जो बीज में विकसित होता है, अभी हमने देखा। तो नर के जो परागकण है वो मादा के अंडाशय में जाके मिलता है, उसी को निषेचन कहते हैं। फिर देखते हैं बीज और फल। तो निषेचन के बाद अंडाशय फल में बनता है और अंडाणु बीज बनता है। तो इसको आपको याद रखना है कि निषेचन के बाद ये जो अंडाशय है ये फल बनता है, और इसके अंदर के जो बीजाणु हैं वो उसके बीज बनते हैं। तो इसको आपको याद रख लेना है। तो फल कौन बनता है? अंडाशय बनता है, इसको पूछा जाता है। पौधे में परागण के पश्चात निषेचन होती है, जबकि जंतु में यौन क्रिया के बाद निषेचन होती है। तो इसको आपको याद रखना है। यौन क्रिया को निषेचन नहीं कहा जाता, बल्कि शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, उसको निषेचन कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं मनुष्यों में लैंगिक प्रजनन। तो कौन कौन से प्रजनन तंत्र होते हैं, यानी प्रजनन अंग होते हैं? तो नर प्रजनन तंत्र हम देख लेते हैं। तो नर में जो प्रजनन अंग होता है वो है उसका वृषण, यानी नर का अंडकोश। तो इसमें शुक्राणु बनता है और टेस्टोस्टेरोन बनता है। इसको आपको याद रखना है कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है नर में। इसको आपको याद रखना है। शुक्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, ये भी क्या है? नर प्रजनन तंत्र के भाग हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? तो शुक्राणु उत्पादन करना और निषेचन के लिए मादा तक पहुंचाना। फिर है मादा प्रजनन तंत्र। तो मादा प्रजनन तंत्र में उसका अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय में अंडाणु बनता है और एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। तो पुरुष हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन। इसके अलावा डिंब वाहिनी और गर्भाशय और योनि, ये मादा प्रजनन अंग होते हैं। इसको आपको याद रखना है। इनके कार्य अंडाणु का उत्पादन करना, निषेचन और भ्रूण का विकास करना। तो इसमें आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसके अलावा वृषण और अंडाशय। तो ये चार चीज़ आप याद रख लीजिए, कौन कौन सा नर का है और कौन सा मादा का है। फिर है प्रक्रिया। तो निषेचन डिंब वाहिनी में होती है, जिसे युग्मनज बनता है। ये डिंब वाहिनी को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इसको आपको इंग्लिश में याद रख लेना है, फैलोपियन ट्यूब। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। युग्मनज गर्भाशय में प्रत्यारोपित होकर भ्रूण बनता है। ये सब आपको याद नहीं रखना है। गर्भाशय 9 महीने का होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो इसमें आपको केवल याद रखना है कि निषेचन कहाँ होती है? तो डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में। हार्मोन्स आपको याद रख लेना है कि नर हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसको आपको याद रखना है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन मादा, टेस्टोस्टेरोन नर, और इसी में एक और आ जाता है एंड्रोजन। एंड्रोजन भी पुरुष होता है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृद्धि क्या होता है।
तो समय के साथ भार का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। पौधे में वृद्धि तो प्राथमिक वृद्धि तने एवं जड़ों की लंबाई में वृद्धि होती है, जिसको शीर्षस्थ विभाज्योदक कहा जाता है। और द्वितीयक वृद्धि इसके तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि, जिसको पार्श्व विभाज्योदक कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। ये वृद्धि और परिवर्धन के संबंध में हम हार्मोन्स वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें सब आ जाएगा। वृद्धि वगैरह हार्मोन से ही होता है, तो उससे ये ज़्यादा कनेक्टेड है। तो यहाँ पर उतना आपको फैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, हार्मोन्स वाले में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोनिन, ये पादप हार्मोन है, इसको हार्मोन्स में देखेंगे। फिर है पर्यावरणीय कारक, प्रकाश, पानी, पोषक तत्व, ये भी पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है। यानी प्रकाश अच्छे से मिलेगा तो पौधा अच्छा से बढ़ेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो नहीं बढ़ेगा। पानी की उपलब्धता तो ये भी पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है। साथ ही पोषक तत्व, तो मिट्टी में पोषक तत्व अच्छे से होगा तो पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। तो पौधे में जीवन वृद्धि भर चलती रहती है और वृद्धि कैसी होती है, अनिश्चित होती है, इसको आपको याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जंतुओं में वृद्धि। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि के द्वारा जंतु वृद्धि करते हैं। विशेषता देख लेते हैं। तो जंतुओं में वृद्धि निश्चित होती है, यानी वयस्क होने तक वृद्धि होती है। तो इसको आपको याद रखना है कि पौधे में वृद्धि अनिश्चित होती है, यानी पूरे जीवन पर्यंत पौधा बढ़ते रहता है, जबकि जंतुओं में एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है। तो इसलिए जंतुओं की वृद्धि निश्चित होती है, इसको आपको याद रखना है। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो हार्मोन्स हैं। इसके अलावा पोषण, आनुवांशिकी और पर्यावरण, ये भी जंतुओं के वृद्धि को प्रभावित करता है। तो इसको आपको याद रख लेना है। पोषण के अंतर्गत अच्छा खाना मिलेगा तो जंतु बढ़िया वृद्धि करेगा। आनुवांशिकता यानी ये भी वृद्धि को प्रभावित करता है। जैसे कई क्या है, पिता माता लंबे लंबे रहते हैं तो संतानें भी लंबे होते हैं, तो ये आनुवांशिकता से संबंधित है। पिता माता अगर छोटे हाइट के होते हैं तो बच्चे बौने पैदा होते हैं, तो ये भी क्या है, आनुवांशिकता से संबंधित है, तो ये वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से पर्यावरण भी हमारा प्रभावित करता है। जैसे कि राजस्थान क्षेत्र में जो लोग हैं वो लंबे लंबे होते हैं और हमारे इधर नॉर्थ इंडिया वगैरह हम लोग हैं वो उनके मुकाबले कम हाइट के होते हैं, तो पर्यावरण भी प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं परिवर्धन क्या होता है, तो जीवों के शरीर में अलग अलग भागों में निश्चित अनुपात में वृद्धि से परिवर्धन होता है। यानी जीव की जो वृद्धि होती है वो तो एक निश्चित अनुपात में होती है, ये हमने देखा है ना। इसके अलावा अलग अलग भाग में अलग अलग वृद्धि होती है, तो इसी को परिवर्धन कहा गया है। यानी निश्चित अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे कि हमारे हाथ की वृद्धि अलग होती है, पैर की वृद्धि अलग होती है, तो हमारे मस्तिष्क की वृद्धि अलग होती है। और हमारे जो हार्मोन्स हैं वो एक निश्चित आयु में ही वृद्धि होती है। तो इसी को परिवर्धन कहा गया है कि मनुष्य के शरीर के अलग अलग भागों में निश्चित अनुपात में वृद्धि होना परिवर्धन कहलाता है। परिवर्धन में एक कोशिका के आकार आकृति में परिवर्तन के साथ साथ उसके पूरे बहुकोश की संरचना के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। तो वृद्धि और परिवर्धन ये दोनों लगभग एक ही हैं, आपको याद रखना है। वृद्धि का मतलब बढ़ना, परिवर्धन का मतलब शरीर के अलग अलग भाग का निश्चित अनुपात में बढ़ना। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण क्या होता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों और प्रक्रियाओं को सही समय पर सही ढंग से काम करने के लिए निर्देशित करना, ये नियंत्रण कहलाता है। और समन्वय क्या होता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल, तो ये समन्वय कहलाता है। तो इसको आपको याद नहीं रखना है, आपको जो याद रखना है वो आगे आएगा। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय हम देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा तंत्रिका तंत्र। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र को। तो तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन होता है, इसको आपको याद रख लेना है। और ये न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, इसी को पूछा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स होती है, इसको आपको याद रख लेना है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इसको आपको याद रखना है।
तो तंत्रिका तंत्र क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। इसको हमने कोशिका वाले में भी पढ़ा था वीडियो में। तंत्रिका तंत्र में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती और तंत्रिका तंत्र में आवेग का संचरण इलेक्ट्रोकेमिकल के द्वारा होता है, यानी विद्युत रसायन के द्वारा होता है। इसको आपको याद रखना है। फिर है तंत्रिका तंत्र की संरचना। तो तंत्रिका तंत्र में एक कोशिका का यानी सेल बॉडी पाया जाता है, जो कि इसका मुख्य भाग होता है। डेंड्राइट्स होता है जो कि उद्दीपनों को ग्रहण करता है, इनको आपको याद रख लेना है। एक्सॉन होता है, ये तंत्रिका संदेश को अगली कोशिका तक ले जाता है। और सिनेप्सिस होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का संपर्क बिंदु होता है, इसको आपको याद रखना है, जहां रासायनिक संदेशवाहक संदेश भेजते हैं। फिर न्यूरॉन विद्युत एवं रासायनिक संकेतों के माध्यम से संदेश भेजता है। तो न्यूरॉन इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रख लेना है। साथ ही इनके अंगों को भी आपको याद रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तो तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, ये इससे परीक्षा में आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आ जाएगा आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। मस्तिष्क देख लेते हैं हम। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन कहा जाता है, उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन कहा जाता है, और पश्चिम मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन कहा जाता है। अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला है सेरेब्रम, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसी को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा भाग है इसको ऑल्फैक्टरी लोब्स, और तीसरा भाग है डाइइनसेफेलॉन। तो आपको इसमें प्रमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम कहा जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है सेलिबेरम और एक होता है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम यहाँ है अग्र मस्तिष्क में, तो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है सेरेब्रम, इसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है। और यह क्या काम करता है, तो विचार, स्मृति यानी याद करना, निर्णय लेना, भाषा, बुद्धि, इंद्रिय संवेदन, और जितनी भी हमारी ऐच्छिक गतिविधियां होती है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, तो ये किसके माध्यम से संचालित होता है, तो प्रमस्तिष्क के माध्यम से संचालित होता है। इसको आपको याद रखना है। इसमें से कुछ भी दे देगा कि हम किसके द्वारा विचार या स्मृति या निर्णय लेते हैं, तो प्रमस्तिष्क के द्वारा। और याद रखना है कि प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क के बाएं हिस्से में, इसके 2 हिस्से हैं प्रमस्तिष्क के, तो बाएं हिस्से वाला ये तर्क का होता है और दायां हिस्सा ये रचनात्मक कार्य का होता है। दूसरा है ऑल्फैक्टरी लोब्स। आपसे पूछा जा सकता है कि गंध का अनुभव हम मस्तिष्क के किस अंग से करते हैं, तो ऑल्फैक्टरी लोब से करते हैं। फिर है डाइइनसेफेलॉन। डाइइनसेफेलॉन के 2 भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। तो इसको आपको याद रखना है। हमको ताप और दर्द का अनुभव किससे होता है, तो थैलेमस से होता है। और हाइपोथैलेमस से क्या होता है, तो भूख प्यास भावनाएं, ये तीनों को आप एक साथ याद रख लीजिए। भूख प्यास भावनाएं, इसका एहसास हमको हाइपोथैलेमस से होता है। साथ ही पसीना और रक्तदाब, और साथ में नींद और हार्मोन्स का स्राव यानी पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण, तो ये हाइपोथैलेमस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए कि प्रमस्तिष्क कौन कौन सा कार्य करता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स कौन कौन सा कार्य करता है, और थैलेमस हाइपोथैलेमस कौन कौन सा कार्य करता है। तो इसको आपको याद रख लेना है, इसको आप बहुत अच्छे से रट के जाइए। अब हम आते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के 2 काम हैं, दृष्टि और श्रवण, यानी देखने और सुनने का काम मध्य मस्तिष्क करता है, इसको आपको याद रखना है। फिर है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में 2 भाग हैं इसके। पहला है सेरेबेलम। मैंने बताया था कि सेरेब्रम और सेरेबेलम 2 अलग अलग चीज़ हैं। तो सेरेब्रम
वो अग्र मस्तिष्क का भाग है, जबकि सेरेबेलम ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से देखना है। संतुलन और समन्वय, संतुलन और समन्वय ये सेरेबेलम संभालता है। इसके अलावा सटीक गतिविधियाँ जैसे कि लिखना, चलना, ये कौन देखता है? सेरेबेलम देखता है। उसके बाद है मेडुला ऑब्लिगेटा। तो मेडुला ऑब्लिगेटा क्या काम करता है ये? तो ये हृदय की गति को नियंत्रित करता है, साथ में श्वसन को भी नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यानी जितनी भी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं तो इसको कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। यानी हृदय गति पर हमारी इच्छा नहीं है, हृदय गति चलते ही रहती है। रक्तचाप, उस पर भी हमारा इच्छा नहीं है ना, यानी हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, उसको नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लिगेटा। तो जितनी भी हमारी अनैच्छिक कार्य होते हैं उसका केंद्र होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, इसलिए इसको जीवन रक्षक कहा जाता है, क्योंकि ये जितने महत्वपूर्ण कार्य है, हृदय गति, रक्तचाप, इन सबको मेडुला ऑब्लिगेटा नियंत्रित करता है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि ये अनैच्छिक कार्य को देखता है मेडुला ऑब्लिगेटा, जबकि हमारे ऐच्छिक कार्य को कौन देखता है? तो हमारे ऐच्छिक कार्य को देखता है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। तो इसको आप एक जगह लिख लीजिए। फिर आते हैं हम मेरु रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी। तो ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं मेरु रज्जु। ये रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है और ये प्रत्यावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसको आपको याद रखना है। इसी को पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेरु रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी करता है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र का जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है परिधि तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या काम करता है? तो ये शरीर के अन्य हिस्सों से मस्तिष्क और मेरु रज्जु को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं। इसके बाद है हमारा दूसरा तंत्रिका तंत्र का प्रकार परिधि तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें शामिल होती है हमारे मस्तिष्क और मेरु रज्जु को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं। तो आपको याद रखना है, दो तरह की तंत्रिकाएं होती है, क्रेनियल तंत्रिकाएं और स्पाइनल तंत्रिकाएं। स्पाइनल तंत्रिकाएं ये रीढ़ की हड्डी यानी मेरु रज्जु में निकलती है, इसके संख्या को याद रखना है। स्पाइनल तंत्रिकाएं यानी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं 31 जोड़े होते हैं, जबकि क्रेनियल तंत्रिकाएं ये 12 जोड़ी होते हैं और ये मस्तिष्क से निकलती है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तीसरा हमारा तंत्रिका तंत्र का प्रकार है वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ये क्या काम करता है? तो ये हमारे अनैच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है, तो इसको आपको याद रखना है। ऑटोनॉमस तंत्रिका तंत्र ये हमारे अनैच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके प्रकार भी देख लेते हैं हम। तो इसके दो प्रकार हैं, एक तो है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक यानी सहानुभूति तंत्रिका तंत्र और पराअनुभूति तंत्रिका तंत्र। तो जो हमारा सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र है ये क्या काम करता है? तो ये हमको लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि ये क्या करेगा? तो ये हमारे हृदय गति को बढ़ा देगा, ठीक है। जैसे अचानक हम कुछ देख लिए, सांप देख लिए सामने में, तो हमारी धड़कनें अचानक तेज हो जाती है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? ये किसके माध्यम से पहुंचता है हमको सूचना? तो ये सिंपैथेटिक के माध्यम से पहुंचता है। पुतलियों का फैल जाना यानी आंखें फैल जाती है, कुछ भयानक चीज़ देख लेते हैं, तो ये काम किसके माध्यम से होता है? तो सिंपैथेटिक के माध्यम से होता है। तो इसमें आपको याद रखना है फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो और भागो प्रतिक्रिया कौन देता है? तो सिंपैथेटिक यानी सहानुभूति तंत्रिका तंत्र देता है। इसके बाद है परानुभूति यानी पैरासिम्पैथेटिक। तो ये विश्राम और पाचन इससे संबंधित है, इसको आपको देखना है। जैसे कि हृदय की गति को कम करता है, पाचन को बढ़ाता है, तो ये कौन करता है? पराअनुभूति तंत्रिका तंत्र। अब हम देख लेते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है। तो प्रत्यावर्ती क्रिया यानी त्वरित अनैच्छिक प्रतिक्रिया जो उद्दीपन के प्रति होती है। तो प्रत्यावर्ती क्रिया यानी अचानक सूचना दिमाग तक पहुंचने से पहले ही हम क्रिया कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया। जैसे कि गर्म वस्तु को छूने पर हाथ खींच लेना, तो गर्म वस्तु को जैसे ही हम खींचते हैं तो
तो उसकी सूचना दिमाग तक पहुंची ही नहीं रहती है, लेकिन हम हाथ खींच लेते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रत्यावर्ती क्रिया। अब हम देखते हैं अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोक्राइन सिस्टम। यह तंत्र हार्मोन्स के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है। तो कुछ प्रमुख हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथि हम देख लेते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको देखना है कौन सी ग्रंथि किस जगह पे होती है और वो कौन से हार्मोन्स का रिसाव करती है और वो हार्मोन्स कौन सा काम करता है। तो ये 3-4 चीज़ आपको सभी ग्रंथि में देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है और ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको आपको याद रखना है। और ये वृद्धि हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि शरीर की वृद्धि करता है। तो मैंने कहा था कि वृद्धि संबंधित हम हार्मोन्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि हार्मोन्स है, तो ये शरीर के वृद्धि में काम आता है। तो आपको याद रखना है वृद्धि हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा है हमारा थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि गले में होता है, तो जगह भी आपको याद रखना है। और यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। ये थायरॉक्सिन हार्मोन का रिसाव करती है और थायरॉक्सिन हार्मोन उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन से क्या होता है, तो घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। ये कहाँ पर होता है, तो ये हमारे किडनी के ऊपर होता है, गुर्दे के ऊपर होता है, इसको आपको याद रख लेना है। और ये एड्रेनालिन हार्मोन्स रिलीज करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस एड्रेनालिन हार्मोन्स को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है और ये रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। तो इसको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया कौन देता है, तो एड्रेनालिन हार्मोन देता है। इसके बाद है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज कहाँ पर होता है, तो ये होता है पेट में होता है और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स का रिसाव करता है। रक्त शर्करा स्तर को भी नियंत्रित करता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है यानी मधुमेह होता है। नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि है वो है प्रजनन ग्रंथि। नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि है वो है प्रजनन ग्रंथि। तो प्रजनन ग्रंथि तो पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय, इसको आपको याद रखना है। तो प्रजनन ग्रंथि क्या होती है, तो पुरुषों में वृषण होता है और महिलाओं में अंडाशय होती है। और ये कौन कौन से हार्मोन से रिलीज करती है, तो पुरुषों का वृषण जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इसको आपको बहुत याद रखना है, इसी को एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन्स महिला का है, कौन सा पुरुष का है। फिर हम देखते हैं पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि ये मस्तिष्क के बीच में होती है, इसको आपको याद रख लेना है। और ये मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि हमारे नींद को नियंत्रित करता है। तो इतने हार्मोन्स आप याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पादप हार्मोन के बारे में, कि पादप हार्मोन्स कौन कौन से कार्य करता है उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑक्सिन हार्मोन्स। तो ऑक्सिन हार्मोन्स ये शिखाग्र प्रभुत्व यानी पौधे की शीर्ष कली का प्रभुत्व और पार्श्व कलियों को दबाना। इसका क्या मतलब है, शिखाग्र प्रभुत्व यानी पौधा जो होता है तो उसके जो सबसे ऊपर का भाग होता है, जो कली का भाग होता है, वो तेज़ी से वृद्धि करता है, जबकि उसके जो पार्श्व भाग हैं, अगल बगल के जो शाखाएं हैं, वो कम वृद्धि करते हैं। तो ये काम कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन करता है कि उसके शीर्ष को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करता है, तो ये सीडलेस फ्रूट निर्माण करता है और अंकुरण करता है। तो इसको आपको याद रख लेना है, सीडलेस यानी बीज रहित फल। तो बीज रहित फल का निर्माण करता है जिब्रेलिन और अंकुरण
को बढ़ावा देता है जिबरेलिन। नेक्स्ट हार्मोन है पादप हार्मोन, वो है साइटोकाइनिन। तो ये कोशिका विभाजन करता है और पौधे के बुढ़ापा को रोकता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पादप हार्मोन है एब्सिलिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल ये तनाव प्रबंधन का काम करता है, यानी जल की कमी होने पर रंध्र को बंद कर देता है। तो कौन बंद करता है? एब्सिलिक अम्ल, इसको आपको याद रखना है। और लास्ट में है हमारा एथिलीन हार्मोन्स। तो एथिलीन ये फल को पकाता है, इसको आपको याद रखना है। विशेष रूप से एथिलीन जो है ये गैसीय हार्मोन होता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी वीडियो कराए हैं उसमें से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आपके जितने भी नोट्स बनाए होंगे, चाहे जीएस के हो, छत्तीसगढ़ जीके के हो या साइंस के हो, तो उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाइए। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।